तो ये है रिजल्ट यार, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स का जो रिजल्ट है, पहले आप इसको लिखो, रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा आपको। रिजल्ट सेज दैट इट इज म्यू नॉट प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स I1 I2 मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ L डिवाइडेड बाय 2 पाई और d मतलब उनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि जो आप दो पैरेलल वायर्स कर रहे हो उसमें से एक पैरेलल वायर, मतलब दो पैरेलल वायर्स होंगे, और कंडीशंस उसमें ये हैं, आपको बता दें कुछ कंडीशंस हैं कि पहली कंडीशन ये है कि एक वायर जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है वो काफी लॉन्ग होना चाहिए, आई मीन बहुत बड़ा वायर होना चाहिए, लॉन्ग वायर। और दूसरा वायर जिसमें अगर आप I2 करंट कह रहे हो तो वो आपका फाइनाइट वायर होना चाहिए, मतलब छोटी वायर, और इसी की लेंथ को आप यहाँ पर L डिनोट करते हो, L लेंथ। मतलब ये फॉर्मूला दो फाइनाइट वायर्स में वैलिड नहीं होगा, मतलब एक वायर ऐसा होना चाहिए जिसको आप लॉन्ग वायर, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि इनफाइनाइट लेंथ टाइप की वायर होगी, इनफाइनाइट टाइप का, और एक फाइनाइट टाइप का होगा। और अगर ऐसे वायर्स एक दूसरे से d डिस्टेंस पर हैं, इनके बीच में डिस्टेंस d है, तो आप इस रिजल्ट को एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करोगे बिना किसी डेरिवेशन के। फर्दर कोई डेरिवेशन नहीं करनी है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप ये डेरिवेशन पिछले क्लास में कर चुके हो, यहाँ पर ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 इंटू लेंथ अपॉन 2 पाई d। और इस रिजल्ट को डिराइव करने के पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब ये कहाँ से आया था, तो ये हमारा इस वाले रिजल्ट से आया था। ये जो हमने पढ़ा था वो इस फॉर्मूले से आया था, जो फोर्स का एक ये फॉर्मूला होता है ना, ILB वाला, ILB साइन थीटा वाला, जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था उसके हिसाब से फोर्स ऑन द वायर का फॉर्मूला जो पूरा डिराइव किया था हम लोगों ने इस तरीके से, इसको लेकर के हम लोगों ने यूज किया था ये रिजल्ट ILB साइन थीटा। तो मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप पिछली क्लासेस थोड़ा सा रिकॉल कर पाओ, बिकॉज तभी हम इसको आगे समझ पाएंगे कि ये डिराइव्ड रिजल्ट है, डेरिवेशन पहले हो चुकी है। आज हम सिर्फ इसके न्यूमेरिकल बताएंगे आपको, न्यूमेरिकल्स। म्यू नॉट I1 I2 into length divided by 2 pi d, it is the force between the two parallel wires in which one is infinitely large and other is finite. प्रैक्टिकली कोई भी वायर इनफाइनाइट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट लेंथ प्रैक्टिकली क्रिएट कर पाना। तो इसका क्या मतलब होता है वो आपको बता देते हैं। मतलब क्या है इस वायर का, कि अगर आप इनफाइनाइट और फाइनाइट कहते हो तो इसका क्या प्रैक्टिकल मतलब क्या होगा वो समझो आप। मान लो आपसे कहा जाए कि एक वायर में 10 एम्पियर की करंट है, दूसरे वायर के अंदर यहाँ पर 2 एम्पियर करंट है। जो फर्स्ट वायर जिसको आपने रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है, इसकी लेंथ, रेड कलर वाले वायर की लेंथ मान लीजिए 2 मीटर की है, और जो ब्लू कलर से वायर है उसकी लेंथ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की है, ओनली 10 सेंटीमीटर। और ये दोनों वायर्स एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना रहे हैं वो डिस्टेंस जस्ट 1 सेंटीमीटर है, ओनली 1 सेंटीमीटर। अब क्या हो रहा है या और मान सकते हो आप 1 सेंटीमीटर की जगह आप चाहो तो थोड़ी बड़ी वैल्यू भी मान सकते हो इसकी जगह पर, मान लो 5 सेंटीमीटर है तो भी चलेगा। आप कंपेयर करो 2 मीटर को, जब आप कंपेयर करेंगे 5 सेंटीमीटर से, यानी कि इन दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस है उससे कंपेयर करें, तो कंपेयरिंग 2 मीटर विथ 5 सेंटीमीटर, वो कितने टाइम्स लार्जर हुआ उससे। 2 मीटर की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें और 5 सेंटीमीटर से, 40 टाइम्स लार्जर हुआ। 2 मीटर इज 40 टाइम्स लार्जर देन 5 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको कहते हैं ना कि लॉन्ग वायर, तो इसका रियल मतलब कि प्रैक्टिकल मतलब ये होता है दैट लेंथ is very very large when it is compared with the distance small d। इसका ये मतलब होता है, बिकॉज प्रैक्टिकली इनफाइनाइट लेंथ ना एग्जिस्ट करती है, बिकॉज मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट एक अनडिफाइंड वर्ड है, इन्फिनिटी कोई आंसर नहीं होता कभी। क्योंकि आप कभी भी अगर आप मैथ के लैंग्वेज में चलो और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 0, तो क्या आंसर देते हैं आप इसका? इफ यू डिवाइड 1 बाय 0 देन आंसर विल बी, मैथ कहती है कि इसका आंसर डिफाइन नहीं होता। बोलिए। 0। नहीं 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है ये बताए ना पहले आप। अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैथ कहता है कि अनडिफाइंड है, लेकिन जिसको आप अनडिफाइंड कहते हो उसी को हम कह देते हैं कि ये इन्फिनिटी है। तो जब कभी भी हम कहेंगे ना कि इनफाइनाइट वायर, तो आप ये मत समझना कि एक्चुअली इनफाइनाइट है, एक्चुअली कोई इनफाइनाइट नहीं होता, लेकिन जो डिस्टेंस d है उसके कंपेयर में इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
ठीक है, बहुत बड़ी लेंथ है इसकी। तो ऐसे केसेस में अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों वायर्स के बीच में क्या फोर्स लग रहा होगा, जैसे वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2, अब आपसे कहूं कि इन दोनों वायर में कितना फोर्स लगेगा भाई, इसका आंसर बता दूं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि म्यू नॉट की एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो 4 pi into 10 to the minus 7. 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 I1 I2 मतलब कि इनमें जो करंट्स हैं उनका प्रोडक्ट। तो एक तरफ 10 एम्पियर करंट है और एक तरफ 2 एम्पियर करंट है, तो 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 2 एम्पियर विच इज I1 I2। L जो होगा लेंथ, ये लेंथ हमेशा आप रखोगे छोटे वाले वायर की, जिसको आप फाइनाइट कह सकते हो। फाइनाइट वायर इसमें से 10 सेंटीमीटर वाला कहलाएगा, बिकॉज 10 सेंटीमीटर को अगर आप 5 सेंटीमीटर से कंपेयर करेंगे तो ये जस्ट 2 टाइम्स है, और 2 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, जस्ट 2 टाइम्स है। raised to 10 to power -6 जी, तो ये फाइनाइट होगा, मतलब जिसकी लेंथ डी से बहुत बड़ी नहीं है उसको तो आप फाइनाइट कहेंगे, और जिसकी लेंथ डी से बहुत ज्यादा है वो आप इनफाइनाइट कह दोगे, बिकॉज ये 2 मीटर जो है वो ऑलमोस्ट 40 टाइम्स है, और 40 बहुत बड़ा नंबर होता है, 40 बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो न्यूमरेटर में एल है वो रखेंगे आप 10 सेंटीमीटर, यानी कि उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर, ऐसा ही यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है सब कुछ। डिनोमिनेटर में 2 पाई और डी मतलब दोनों पैरेलल वायर्स के बीच का डिस्टेंस जो कि 5 सेंटीमीटर है, अगेन कन्वर्टेड इनटू मीटर करेंगे तो 0.05 मीटर। अब आप इसको कैलकुलेट कर दें, इतने न्यूटन का फोर्स इनके बीच में लगेगा, इसकी जो भी वैल्यू बनती हो आपके हिसाब से। तो अभी किसी ने वैल्यू बताई थी मेरे ख्याल से 8 इंटू कितना बताया था आपने बच्चा, F इक्वल टू क्या बताया था भी आपने, 8 कितना आ रहा था, सर 8 into 10 to power -6 न्यूटन। -6 न्यूटन का फोर्स इन दोनों वायर्स में लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा, ये भी क्वेश्चन आएगा कि ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये कैसे पता लगाओगे यार कि ये अट्रैक्शन का फोर्स है या रिपल्सन का फोर्स है, तो एक बार जरा डेरिवेशन पे वापस चलते हैं। उसके पहले आपको यहाँ पर याद दिलाते हुए चलें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस राइट हैंड रूल से निकाला जाता है। ये जो वायर होता है उसको आप थंब के अलोंग पकड़ करके और उसको ग्रिप करेंगे अपने फिंगर्स में, तो आपको ये मालूम चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शंस होंगी, ये हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ और कंसेप्ट पढ़े हुए हैं पुराने, जिसमें हमने फोर्स का डायरेक्शन निकालने को बताया था कि आप अपने राइट हैंड पर इस वायर को पकड़ लें, ठीक है, और उसमें करंट जो होगा वो आपके थंब के अलोंग होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन आपकी थंब के अलोंग, और ये जो चारों फिंगर्स हैं आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होनी चाहिए। तो आपका राइट हैंड पाम जो है वो बेसिकली फोर्स की तरफ चला जाता है, जिस तरफ फोर्स लगता है। तो ये कंसेप्ट जरा यहाँ लगाओ, ये कंसेप्ट इस डेरिवेशन में जरा फॉलो करिए। देखिए इस डेरिवेशन में फॉलो करेंगे, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, और ये डायरेक्शन करंट की है। आई ऊपर की तरफ है और बी इस तरफ है। फिर से दिखा रहा हूँ आपको क्या फॉलो करना है। अपना राइट हैंड रेडी रखो, थंब, राइट हैंड थंब करंट की तरफ और उसकी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगाओ, यानी कि यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ आप अपना राइट हैंड का थंब रखें, राइट हैंड थंब रखें इस तरफ, और अपनी फिंगर्स को आप रखो I1 की तरफ यानी ऊपर की तरफ। अब आप बताओ आपका राइट हैंड पाम किस तरफ जाएगा, अगर आपका थंब इस तरफ और फिंगर्स ऊपर की तरफ, तो आपका राइट हैंड पाम मतलब कि क्या ये राइट साइड डायरेक्शन में जाएगा या फिर लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जाएगा, ये बताना है आपको। लेफ्ट साइड डायरेक्शन। ठीक है ना, बाकी लोग भी करके देखें कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ रखिए, मतलब फिंगर इस तरफ रखिए, और मतलब आपको अपना राइट हैंड ऐसे रखने कह रहा हूँ। देखिए आपको अपना राइट हैंड रखने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ कि थंब ऊपर रखो और चारों उंगलियां ऐसे सामने की तरफ कर दो, चारों उंगलियां सामने की तरफ कर दो। अब आप बताओ कि आपका राइट हैंड पाम किस तरफ होगा, क्या वो राइट साइड की तरफ आपका पाम होगा अगर अंगूठा ऊपर की तरफ है और फिंगर सामने की तरफ है, या फिर लेफ्ट साइड की तरफ होगा। तो ये सभी लोग करके बताएं यार, राइट हैंड की बात कर रहा हूँ, बताएं कंफर्म करें किधर आएगा ये। लेफ्ट में आ रहा है। लेफ्ट आ रहा है ना, मतलब थंब को ऊपर रखो छत की तरफ, थंब को छत की तरफ रखो और चारों उंगलियां बिल्कुल सामने की तरफ, तो आपका राइट हैंड पाम लेफ्ट साइड डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर लेफ्ट साइड हुई, यानी इस तरफ फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। तो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में फोर्स लगने का मतलब ये हुआ कि जो रेड वाला वायर है वो इस ब्लू वाली वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेफ्ट साइड फोर्स होने का मतलब ये हुआ दिस ब्लू वायर will be attracted towards this red wire,
इसको सिंपल वे में क्या बोल सकते हो? सिंपल वे में कि जब इन दोनों वायर्स में, दोनों पैरेलल वायर्स में डायरेक्शन ऑफ करंट बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, I2 भी ऊपर की तरफ है और I1 भी ऊपर की तरफ है, तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट्स आर सिमिलर इन द सेम डायरेक्शंस, द टू वायर्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ईच अदर इसलिए बोल रहे हो कि न्यूटन भी थे, न्यूटन ने ये कहा था कि अगर कोई भी फोर्स एक वायर दूसरे वायर पे लगाएगा तो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी लगेगा, कि अगर रेड वायर ब्लू वायर पे फोर्स लगाएगा तो ब्लू वायर रेड वायर पे भी फोर्स लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्स सिर्फ एक वायर पे लगेगी, फोर्स दूसरे वायर पे भी लगेगी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ, और ये फोर्स एक दूसरे की तरफ आएंगे, मतलब एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो अब आप इसको भी एज अ रिजल्ट यूज करेंगे, इस चीज को भी एज अ रिजल्ट यूज करोगे कि अगर दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन एक तरफ है, सेम डायरेक्शन के करंट्स हैं, तो इनके बीच का फोर्स हमेशा एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर इस तरीके से फोर्स दिखाएंगे, और फोर्स दोनों पर लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, और दोनों पर इक्वल वैल्यू का ही लगेगा, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ में क्लियर कहा गया है कि जो एक्शन होता है और उसका जो रिएक्शन होता है, उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिमिलर होता है, फॉर एवरी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। मतलब कि अगर वायर 1 पर, ब्लू वाली वायर पे लेफ्ट है, तो उसका अपोजिट राइट रेड वाले वायर पे, लेकिन ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसको हम ये कह रहे हैं, इसको कंसेप्ट बना के आप ये कह सकते हो कि अगर सेम डायरेक्शन करंट की है, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है, अगर मान लो करंट का सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट, प्यार करेंगे, और अगर इन दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये एक दूसरे से नफरत करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब बेसिकली रिपल्सन। आगे से इस रिजल्ट को याद रखना है, मतलब आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इसको, सेम डायरेक्शन मतलब अट्रैक्शन और अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिपल्सन, ऑलवेज रिमेंबर। And to calculate the value of force, just use this formula, which is mu naught I1 I2 into length divided by 2 pi d. This is very standard result. And based on this result, we have defined 1 ampere value. मतलब जो एम्पियर होता है उसकी डेफिनेशन भी यहीं से आती है, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन किया जाता है यहाँ से। अब मैं बातें आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये फॉर्मूला दो पैरेलल वायर्स के केस में है। पहली नंबर 1 कंडीशन, बोथ मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। नंबर 2, लेंथ ऑफ वन वायर मस्ट बी वेरी लार्ज एंड लेंथ ऑफ अदर वायर मस्ट बी वेरी स्मॉल। एक बहुत बड़ा वायर हो और एक बहुत ही छोटू टाइप का वायर, छुटकू वायर कह लीजिए। लंबू और छोटू, ये दो कंडीशंस हैं, और उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो डी से डिनोट कर रहे हो आप। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, उस एग्जांपल के थ्रू इस बात को और क्लियर करेंगे आपके साथ। देखो एक और एग्जांपल देखें यहाँ पर। मान लो हमारे पास 3 वायर्स हैं, सपोज दैट एक वायर ऐसे मान लेते हैं, एक और वायर मान लेते हैं यहाँ पर, दूसरा वायर है, एंड देन एक तीसरा वायर है जो कि छोटा सा है, थर्ड वायर छोटा है। 3 पैरेलल वायर्स हो गए मान लीजिए आपके सामने। फर्स्ट वायर में मान लीजिए करंट जो फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पियर का है, सेकंड वायर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है मान लो 3 एम्पियर का, और ब्लू वाली वायर में ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए 2 एम्पियर का। डिस्टेंसेस फर्स्ट और सेकंड वायर के बीच में मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है, और सेकंड और थर्ड वायर के बीच में भी डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर का मान लीजिए। जो रेड वाले वायर्स हैं वो आपको दिया जा रहा है कि लॉन्ग वायर्स हैं, मतलब कि इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, और जो ब्लू वाला वायर है बेसिकली वो फाइनाइट वायर है जिसकी कुछ लेंथ होगी। सो इट इज़ अ फाइनाइट वायर ऑफ लेंथ फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द फोर्स ऑन फाइनाइट वायर, फाइंड द फोर्स ऑन फाइनाइट वायर, कितना फोर्स होगा उसमें। तो आप देखो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करो, सबसे इसको नंबरिंग कर देते हैं, इसको वायर नंबर ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, और इसको थर्ड वाले को आप वायर सी का नाम दे दो। सबसे पहले आप प्रीवियस रिजल्ट लगाइए कि फोर्स बाय द वायर ए ऑन द वायर सी ये कितना होगा, मतलब ए और सी आपस में कितना फोर्स लगाएंगे, वो कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से, म्यू नॉट I1 I2 इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 2 पाई डी से, इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो कितना होगा, देखो म्यू नॉट की जगह रखोगे आप इस फोर्स की वैल्यू, म्यू नॉट की जगह रखेंगे फिर से 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ I1 I2। तो एक करंट आप वायर ए का रखोगे और एक करंट आप वायर सी का रखोगे, ए और सी वाली करंट्स। तो जो वायर ए है उसमें 4 एम्पियर करंट है और वायर सी के अंदर 2 एम्पियर करंट है,
तो I1 I2 हो गया 8 I1 I2। देन उसके बाद यहाँ पर लेंथ भी है, जो फाइनाइट वायर है उसकी लेंथ, तो जो फाइनाइट वायर है वो सी वाला वायर फाइनाइट है, 10 सेंटीमीटर का वायर है, उसकी लेंथ 0.1 मीटर में डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है, जो वायर ए और सी में डिस्टेंस है वो, तो वायर ए और वायर सी के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 10 + 20 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3 मीटर। अब आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आगे क्या कहना है मुझे, देखो ऐसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा फोर्स बाय द वायर बी ऑन द वायर सी। फिर से तो जो बी वाला वायर है उसमें अंदर अब करंट है 3 एम्पियर की, और वायर सी के अंदर करंट वापस फिर से 2 एम्पियर की हो गई। तो फिर यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे एफ का, इसको एफ ए सी लिख दे रहे हैं और इसको एफ बी सी लिख दे रहे हैं, बी और सी के बीच में सेम फॉर्मूला 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। लेकिन अब की बार I1 और I2 का प्रोडक्ट 3 एम्पियर और 2 एम्पियर का प्रोडक्ट यानी कि 6 इंटू लेंथ 0.1 डिवाइडेड बाय 2 पाई और डिस्टेंस। अब बी और सी के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर 0.2 लगाएंगे। अब इसको भी कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद आता है डायरेक्शंस का काम। तो वायर ए और सी, अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो ए एंड सी, ठीक है ना, इन दोनों में सेम डायरेक्शन करंट का है, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है इनमें, तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन काम करेगा। और वायर बी और सी की बात करें तो उनमें करंट्स अपोजिट है, बिकॉज बी में डाउनवर्ड करंट जा रहा है और सी में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जिसमें अपोजिट करंट है वहां पर रूल के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस डायरेक्शन को डायग्राम में दिखाना चाहोगे तो वायर ए की वजह से वायर सी पर जो फोर्स होगा वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन वायर बी की वजह से वायर सी पर जो फोर्स होगा वो राइट साइड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो रिपल्सन है उनके बीच में। यानी लेफ्ट साइड डायरेक्शन में ए और सी वाली फोर्स है और राइट साइड डायरेक्शन में बी और सी वाली फोर्स है। अब हमको देखना ये होगा कि इनमें से किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आ रही है, क्या एफ ए सी की वैल्यू ज्यादा आ रही है या फिर एफ बी सी की वैल्यू ज्यादा आ रही है? FBC ज्यादा आ रही है। एफ बी सी की वैल्यू ज्यादा आ रही है ना? श्योर हो आप? पक्का कैलकुलेट सही किया आपने? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब फिर टोटल फोर्स क्या लिखोगे, क्योंकि अगर इस पे दो दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं सर तो एफ बी सी माइनस, हाँ, मतलब कि नेट फोर्स जिसको कहते हैं, तो नेट फोर्स, तो अपोजिट डायरेक्शन के होने से क्या होता है कि ये सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एफ बी सी माइनस एफ ए सी, ये इसका नेट फोर्स आएगा। अगर ये सेम डायरेक्शन के फोर्स रहे होते तो ऐड करोगे, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स है तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे। अब बोलो यहाँ तक का पॉइंट आपको क्लियर है या नहीं है? यस सर। यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। श्योर? पक्का ना? फॉर्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, आपको लगाना है, बता रहा हूँ आपको। एनटीएससी वगैरह में स्ट्रेट रिजल्ट आता है, सीधा सीधा फॉर्मूला आता है। या आगे 11th में मैंने आपसे कहा था कि 11th क्लास में जब आप केवीपीवाई का एग्जाम देंगे तो अभी देखो आपके जो सीनियर बच्चे हैं वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर 11th में केवीपीवाई हम कैसे दें, क्योंकि उसमें तो 12th का भी सिलेबस आता है। तो उन्होंने पहले तो हमारी बात सुनी नहीं और आप लोग भी नहीं सुन रहे हो कि ये जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा पर्पज अभी फिलहाल क्लास 10th का नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि क्लास 11th में आप सब रिकॉर्ड बनाओ और क्लास 11th में ही केवीपीवाई का एग्जाम क्लियर कर दो, और यही चैप्टर्स आएंगे जो आप 10th में पढ़ रहे हो, यही चैप्टर्स आएंगे और यही सिलेबस भी आएगा जितना आपको बताया जा रहा है। इसके ऊपर का लेवल आता भी नहीं है। सर आंसर 10/3 into 10⁻⁻7 है। 10/3 इंटू 10⁻⁻7। -7। हाँ ठीक है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है यार, बच्चा लोग ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं, एक और एग्जांपल। अब देखना, इसको अपने आप ट्राई करते हैं। मतलब नंबर ऑफ वायर्स आप जितने मर्जी यूज करना चाहो, अब मर्जी आपकी है यार, आपकी। मैं सबको ना बिल्कुल ब्लैक ब्लैक वायर दिखाते हैं, सबको ब्लैक वायर दिखा देते हैं, या एक को रेड कर देते हैं, अच्छा लगता है, कलर अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो ये 3 पैरेलल वायर्स हैं, लेकिन एक वायर जो है वो थोड़ा छोटा है, और वो होना भी चाहिए, बिकॉज छोटा नहीं होगा तो हम फोर्स कैलकुलेट भी नहीं कर सकते इसके ऊपर। और मान लो तीनों में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट तीनों में। वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पर मान लीजिए जाए 6 एम्पियर की, यहाँ पर कुछ 3 एम्पियर की, है ना, 6 एम्पियर और 4 एम्पियर, सॉरी 3 एम्पियर नहीं 4 एम्पियर। और जो रेड वायर है उसमें करंट का कुछ पता नहीं कितना है, इसमें करंट के बारे में नहीं मालूम, इसको सॉल्व करना है एक्चुअली। इनफैक्ट आपको करंट बताना है कितना होगा, यहाँ पर करंट की वैल्यू बतानी है। और फर्स्ट 2 वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है
वो आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर का, और लास्ट के दोनों वायर्स में जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर का। और साथ में ये कहा जा रहा है कि इफ फोर्स ऑन मिडिल वायर, जो बीच में जो वायर रखा है ना, फोर्स ऑन द मिडिल वायर इक्वल टू 0, अगर वो 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। कितना आई होगा यहाँ पर, ताकि उस पर 0 फोर्स आ जाए। तो ये भी आसान क्वेश्चन होगा। देखो क्या होगा, इनके आप नाम दे दो, जो भी आपको नाम समझ में है ना, हमें तो ABC समझ में आते हैं। तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करो, फोर्स जो A और B एक दूसरे पर लगाएंगे वो कितना होगा, A और B। तो वैल्यू पुट करी म्यू नॉट की I1 I2, मतलब A और B वाले करंट्स का प्रोडक्ट। तो 6 एम्पियर है यहाँ पर, और यहाँ पर I है, तो 6 और I का प्रोडक्ट हो जाएगा इंटू 6I, इंटू B की जो लेंथ होगी, अब इसकी लेंथ को कुछ L मान लेते हैं, तो इंटू L और डिवाइडेड बाय 2 पाई, और डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 इंटू 10⁻²। अब ये डायरेक्शन किधर होगा, A वाला वायर B वाले वायर को किस तरफ फोर्स लगाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगाएगा या राइट साइड की तरफ फोर्स लगाएगा? तो लेफ्ट साइड की तरफ। क्यों लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगाएगा वो? FAB लेफ्ट साइड क्यों होगा? क्योंकि A और B दोनों में अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को देखें तो वो किधर की तरफ है, A वाले वायर में भी करंट का डायरेक्शन और B वाले वायर में करंट का डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन की करंट है। तो क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्ट करेंगे तो B वाले पे फोर्स आप लेफ्ट साइड डायरेक्शन में दिखाओगे, इसको लिखोगे FAB। सिमिलरली फोर्स B और C के बीच में जब कैलकुलेट करेंगे तो सब कुछ ऐसे ही होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज बदल देंगे, म्यू नॉट की वैल्यू I1 I2, अब तो B वाला I हो गया और C वाला 4 एम्पियर हो गया, तो I और 4 का प्रोडक्ट 4I इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इनके बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10⁻²। और ये भी सेम डायरेक्शन के करंट्स हैं, यानी कि B और C भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब C वाला भी B वाले को बुला रहा अपनी तरफ, और A वाला भी B वाले को अपनी तरफ बुला रहा, बट B का कहना है ठीक है कि हम जाएंगे नहीं कहीं, बुलाते रहो। तो B वाले पर फोर्स वायर C की वजह से राइट साइड डायरेक्शन में लगेगा, इसको आप FBC कह दें। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये 0 फोर्स बन रहा है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अगर मिडिल वायर पर 0 फोर्स बन रहा है तो FAB इक्वल है। हाँ, इसका मतलब फॉर F टू बी, मतलब टोटल फोर्स तभी 0 आ सकता है जब FAB और FBC की वैल्यूज बराबर आ जाएं। अब आप इनको बराबर करके मुझे बताओ कि I की क्या वैल्यू बनती है आपके लिए। इन दोनों को इक्वेट कर दो, FAB इक्वल टू FBC, और चेक करके बताओ कि कैपिटल I जो करंट है वो कितना होना चाहिए यहाँ पर। 0। अरे इक्वेट करना है यार दोनों को। दोनों वैल्यू मतलब FAB का जो टर्म है और FBC का जो टर्म है, इनको इक्वेट करना है। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू ये वाले एक्सप्रेशन के करो, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल करो, 0 थोड़ी आएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम जानते हो क्या होगा इसमें? सर आई कट, आई इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर जाएगा। प्रॉब्लम ये होगा इसमें। यस सर। है ना, प्रॉब्लम ये होगा कि आई जो है वो कैंसिल आउट कर दिक्कत हो जाएगा। रही सर। हाँ, तो वो प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब क्या कह सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन कैसी हुई यहाँ पर? क्या हम यहाँ पर आए? कंप्लीट। सर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। राइट, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हुई। बड़ा मुस्कुरा रहा है। नहीं तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं बच्चा, ये हो सकता है आई की वैल्यू हो सकता है 0 आ जाए, या फिर आप ये कह ले कि मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लो आई की जगह कुछ और होता है, सपोज दैट, मान लो, मैं तो क्वेश्चन बनाने के ऊपर है, मतलब हो सकता है गलत क्वेश्चन बन गया हो भाई। मान लो अगर यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर की बजाय मैं क्वेश्चन को ये कह देता कि ये 6 सेंटीमीटर की बजाय यहाँ पर मान लो ये x है, और मैं फाइंड आई की जगह आपसे कहता कि फाइंड x कर दो, x निकाल दो, तो हम क्या करते हैं, ये x सेंटीमीटर है मान लो, तो हम जहां पर 6 लिख रहे थे वहां पर x लिख देते, जहां पर 6 था उसकी जगह x कर देते, और अब इन दोनों को इक्वेट कर देते। तो ठीक है, i और i तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन x की वैल्यू तो मिल जाएगी आपको। तो ये बता दें कि x की वैल्यू क्या बनेगी। i वाला क्वेश्चन तो मान लो गलत हो गया क्योंकि वहां पर i कैंसिल हो जा रहा है, तो i सॉल्व नहीं हो सकता इस तरीके से, लेकिन x की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना कि x की वैल्यू क्या बनेगी अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें एक दूसरे को। ये बता दो कितना होगा x की वैल्यू।
सर 12.5 सेंटीमीटर 12.5 12.5 या 12? 12 सर 0.5 नहीं आ रहा 12 एग्जैक्ट 12.000000 बाकी लोग नहीं आंसर दे रहे हैं बच्चा, बाकी लोग का आंसर मुझे लगता नहीं आ रहा अभी, इनको इक्वेट करके आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं वो। 12 आ रहा है। अरे त्रिपाठी ये तुम्हारा आ रहा ना, बाकी बच्चों का आंसर क्यों नहीं आ रहा? बाकी लोग क्या कैलकुलेट, उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है या वो तो आंसर देना नहीं चाहते हैं वो लोग? क्या है ये? कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, बोलिए। 3/16 आ रहा है। महान आदमी। अबे तुम लोग क्या कर रहे हो? 6/8 इक्वल टू 4/x बनेगा, 6/8 इक्वल टू 4/x बनेगा, ये तो आंसर बनेगा इसका। तो 16/3 आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये त्रिपाठी जी गलत सर बता मेरा रहे हैं। गलत होगा, मेरा गलत होगा, दो लोग बोल दिए। अरे यार तुम लोग सही में ना 6/8 इक्वल टू 4/x आ रहा है, पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। सर 5.333 हाँ 16/3 आ रहा है आंसर यार, तुम मरवाओगे भैया। 8 कहाँ से आ रहा था तुम्हारा आंसर यार, तुम तो अजीब। अरे सर 12 आ रहा था। हाँ 12 कहाँ से आ रहा था? और प्रवीण का भी 12 आ रहा है, इन सबके 3 आ रहा है। मेरा भी 12 आ रहा है। बड़े अरे वाह। कॉन्फिडेंस से आया था 12। कौन सी मैथ बड़े लगा के confidence। सर 12 है? x को ये लोग नीचे सर उल्टा ले रहे होंगे। न्यूमरेटर में? यस यस, अरे नहीं सर 6 के नीचे हाँ। x ले लिया। अच्छा, तो वो बात तो वही पड़ी ना कि तुमने x को न्यूमरेटर में ले लिया, 6 के नीचे x रखो फिर। वही 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 बढ़िया। भैया पंडित जी, मिश्रा जी, तुम भी जरा ध्यान रखो। चलो जी बच्चा, एक और देखो। अब ना ये तो पैरेलल वायर का हो गया, इसको ध्यान रखना यार, पैरेलल वायर का फॉर्मूला काफी पूछा जाता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आएंगे। नाउ नेक्स्ट मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ जो बेसिकली टॉर्क के ऊपर है, टॉर्क ऑन द लूप के ऊपर। तो पहले इसका भी फॉर्मूला प्रीवियस क्लास का जरा एक बार याद करो, क्योंकि सर लास्ट NIH क्योंकि लास्ट क्लास में एक्चुअली हम लोग ना डेरिवेशंस करते रह गए, न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे कोई भी। तो ये फॉर्मूला था यार टॉर्क का, ये NIAB, टॉर्क का फॉर्मूला था NIAB। हालांकि ये जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है बच्चा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये टॉर्क का फॉर्मूला बिल्कुल जनरलाइज नहीं था। क्यों? सुनना ध्यान से, हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को जब डिराइव किया गया था तो देखो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो ली है, ये जो ब्लू कलर के एरोज हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस रेक्टेंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है, मतलब ये वाली साइड के पैरेलल है, RS के पैरेलल है। समझ आ रहा है आपको ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पर चूज कर रहे हो, ध्यान से देखो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड RS के पैरेलल है। अब मैं ना एक कंसेप्ट तुमको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, टॉर्क को लेकर के एक कंसेप्ट समझाना चाहेंगे। देखिए, मान लें अगर हमने फिर से एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया, वापस एक रेक्टेंगुलर लूप बनाते हैं, और वो राइट हैंड रूल को लेकिन ध्यान रखना है, राइट हैंड रूल को एक बार जरा ध्यान रखिएगा। इनका कुछ नाम दे दें, PQ, वापस वही RS, ये नाम अच्छा लगता है सुनने में। और मान लो इसमें कुछ करंट I फ्लो कर रहा है ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ I है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस क्वेश्चन में, वो इस लूप के एग्जैक्टली ऊपर की तरफ है, मतलब वर्टिकल साइड पर है, ऐसे परपेंडिकुलर इसके एकदम ऊपर की तरफ। ये आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड B है। तुम लोग बार बार अभी गलतियां करोगे, इसलिए मैं अभी फिलहाल, मेरा तो ये भाई फर्ज बनता है कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कि मुझे ये जो डायरेक्शन वाला रूल है इसको हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा। तो इसको फिलहाल ले चलते हैं वहां पर, ये हाथ काट करके ले चलो, और इसको यहाँ पर फॉलो करना, ठीक है? आप इस रूल को यहाँ फॉलो करिएगा। चलिए इस रूल को जरा फॉलो करें, और आप बताओ PQ के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या बनेगी, जरा चेक करके बताओ। PQ के ऊपर, सर सामने की तरफ, मतलब PQ पर, हॉरिजॉन्टल में करे तो साउथ, हॉरिजॉन्टल में करे तो साउथ, अच्छा चलो मैं बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल में साउथ। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बच्चा सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ आपको आंसर कैसे देना है, क्योंकि सबको आंसर देना है एक्चुअली, ये पूरे बैच को। ये हॉरिजॉन्टल में ना, बता हाँ दीजिए। हाँ, मतलब बता रहा हूँ, ये एक लाइन बना देता हूँ, ये एक Yes. लाइन बना देता हूँ,
ठीक है, इधर ईस्ट डायरेक्शन है, इधर वेस्ट डायरेक्शन है, सामने नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, और जिधर बी है वो ये अप डायरेक्शन है, और इसके नीचे की तरफ जाने पर ये डाउन डायरेक्शन है। तो अब आप इसके आपने हिसाब से आंसर बता दिया, आपने आंसर बता दिया चार। नहीं, आप बताओ वही है, वही। PQ पर क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन। साउथ साउथ PQ पर साउथ आ सर रहा, साउथ। साउथ दक्षिण। पक्का ना? यस सर। बढ़िया, शाबाश। सर SR पे अर्थ है। तो टॉलीवुड। यानी PQ पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे PQ पर फोर्स ऐसे लग रहा है, FPQ। ध्यान से देखना इसको। चलिए, और RS पर किधर होगा फिर? RS पर PQ और RS के करंट अपोजिट हैं। PQ और RS नॉर्थ होगा है ना, इस पे नॉर्थ साइड आएगा। PQ और RS पे नॉर्थ साइड की फोर्स आ जाएगी, FRS। PS पर, PS वायर PS वेस्ट वायर PS पर सभी लोग को आंसर चाहिए बच्चा। वायर PS वेस्ट 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 वायर PS का वेस्ट 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 वेस्ट। समझ गए? वायर PS का मतलब आपको थंब किधर रखना पड़ेगा अपना? थंब S से P की तरफ। थंब S से P की तरफ और फिंगर ऊपर की तरफ। फिंगर ऊपर होनी चाहिए, थंब ऐसे बाहर की तरफ, फिंगर ऊपर की तरफ। क्या आएगा आंसर? बताओ इसको देख करके। वेस्ट वेस्ट साइड, यानी यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन जा रही है वेस्ट की तरफ ऐसे, तो ऑब्वियसली बात है QR पर फोर्स की डायरेक्शन राइट आएगी। तो ये FPS का हो गया और ये हो गया FQR का। ये चार फोर्सेस हो गई। अब मैं आपसे एक काम कहूंगा, आपके आसपास अगर कोई रेक्टेंगुलर चीज हो, कॉपी हो, आपकी किताब हो, रेक्टेंगुलर ही होते हैं ऑलमोस्ट, आप उसकी चारों साइड को बाहर की तरफ खींचो। बाहर की साइड, जैसे ये फोर्सेस लग रहे हैं ना, ऐसे ही आप उसको बाहर की तरफ पुल करो। क्या ये रोटेट कर पाएगा? नहीं, फट जाएगी सर, कॉपी फट जाएगी। मतलब खींचो उसको अपनी तरफ खींचो, मतलब कॉपी को पकड़ करके। टूट जाएगा सर। ये रोटेट नहीं कर पाएगा। यस सर। सभी लोग करे बच्चा, हम बता रहे हैं इसमें ना, किसी एक की बात को सुनिए मत। आप लोग अपने आप करके और अपने आप इसको कन्विंस करें कि अगर आप एक कॉपी के दोनों आमने सामने वाली एज, कॉपी की जो आमने सामने की एज हैं, अगर उसको आप बाहर की तरफ खींचो तो वो क्या रोटेट करेगा? क्या रोटेशन पॉसिबल है उसके अंदर? और अगर इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर टॉर्क क्या कहोगे? अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो इसमें टॉर्क की वैल्यू, बिकॉज टॉर्क का मतलब होता है बॉडी रोटेट करे। तो यहाँ पर टॉर्क 0 है। टॉर्क 0 होगा। मैं तुमको एक और बात टॉर्क की यूनिट क्या होती है? टॉर्क की यूनिट क्या होती है? सुनो यार, एक मिनट। किसी का माइक ऑन है। किसी के साइड से काफी मतलब नॉइज आ रही है, मतलब उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे थोड़ा सा, मेरे ख्याल से घर में कोई छोटा बच्चा है उनके, तो तुमको एक एक्टिविटी कराना चाहता हूँ यार। देखो, एक एक्टिविटी करो आप। आपके घर पे स्केल तो होगा ना आसपास? स्केल है आपके पास? यस सर। तो आपको एक एक्टिविटी करवाते हैं। देखो, एक एक्टिविटी करो जरा आप, और आपको आज टॉर्क फिजिकली समझाते हैं कि टॉर्क होता क्या है, थोड़ा सा फिजिकल तरीके से समझते हैं। आप स्केल को इस तरीके से रख लो जैसे मैंने रखा है, ठीक है ना? आप स्केल ऐसे रखिए, ठीक जैसे मैंने रखा है। अब मैं आपसे कहता हूँ, आप स्केल का जो 0 वाला एंड है उस पर एक फोर्स करो और एक 15 वाली साइड पर फोर्स लगाओ। 0 और 15 वाली साइड पर ऐसे फोर्स लगाओ अपने फिंगर्स के थ्रू आप इसको पुश करो। दोनों को एक साथ करना। और मुझे बताओ, घूम रहा है। क्या ये स्केल रोटेट होता है? यस सर। आप करके देखो, क्या ये स्केल रोटेट होता है? और अगर होता है तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज। और स्केल नहीं है तो पेन से कर सकते हो। पेन रख लो और पेन के दोनों एंड पर अपोजिट साइड फोर्स लगाओ। पेन के दोनों एंड पर अपनी फिंगर से, एक लेफ्ट फिंगर से एक राइट फिंगर से अपोजिट साइड पुश करो। देखो वो घूमता है कि नहीं घूमता है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है बच्चा, तो ये इसका मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसको कहोगे टॉर्क है, इसमें टॉर्क है। अब आप एक काम करें, ठीक है ना? अब आप एक काम करें, सेम स्केल पर, ठीक है ना? एक और काम करिएगा फिर से, एक दोबारा दूसरी एक्टिविटी देखो आप, सेकंड एक्टिविटी। अब आप एक फिर फोर्स लगाएं, फिर से फोर्स लगाइएगा, लेकिन अब की बार जो फोर्स लगाएं
वो मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो 8 सेंटीमीटर पे फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, और दूसरे साइड से भी उसी 8 सेंटीमीटर पे फोर्स लगाओ। ये वाला काम करके देखो जरा। सेम प्लेस पर दोनों साइड से पुश करो आप, सेम प्लेस पर हिलेगा ही नहीं। करके देखो क्या होता है। सेम प्लेस पर दोनों साइड से फोर्स लगाओ, क्या होगा? क्या ये रोटेट कर रहा है? नहीं सर। तो आप इसमें कहोगे इसमें कोई टॉर्क नहीं है, नो टॉर्क। पहले वाले में कहोगे कुछ टॉर्क है, सम टॉर्क। जानते हो कंसेप्ट क्या समझ में आ रहा है इसके थ्रू यार, इस प्रैक्टिकल एक्टिविटी को करने के बाद? हाँ जी, मैंने इसलिए बोला है कि मैं फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन फिजिक्स में आपको करने से फायदा होता है। देखो, फर्स्ट एक्टिविटी आपने करी है तो उसमें रोटेशन आ रहा है, सेकंड एक्टिविटी में रोटेशन नहीं आ रहा, लेकिन दोनों एक्टिविटी में एक कॉमन चीज है। दोनों एक्टिविटी में कॉमन चीज क्या है? पुश मतलब फोर्स लगा रहे हो आप, इधर भी फोर्स लगा रहे हो और इधर भी फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पर भी फोर्स लगा रहे हो, बट दोनों में फर्क क्या है? फर्स्ट कंडीशन में टू अपोजिट फोर्सेस, क्या वो सेम प्लेस पर है? टू अपोजिट फोर्सेस क्या वो सेम प्लेस पर है या अलग अलग प्लेस पर है? आप स्केल सामने, अलग अलग प्लेस पे। सर डिस्टेंस डिफरेंट, आर सेपरेटेड, मतलब उनके बीच में सेपरेशन है। टू अपोजिट फोर्सेस आर सेपरेटेड। लेकिन सेकंड वाले डायग्राम के अंदर भी टू अपोजिट फोर्स है, बट प्रॉब्लम क्या है उनमें? टू अपोजिट फोर्सेस तो हैं बट वो सेपरेटेड नहीं है, एट सेम पॉइंट है वो। लॉजिक को बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज करो कि अगर दो अपोजिट फोर्सेस हैं लेकिन उनके बीच कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस, तो टॉर्क जनरेट हो जाता है, बॉडी रोटेट कर जाती है। लेकिन दो अपोजिट फोर्सेस सेम पॉइंट पर लगा दो आप तो कोई टॉर्क नहीं मिलता आपको, टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाती है। टॉर्क का मतलब होता है कि अगर आप किसी बॉडी को पुश करो या पुल करो तो उसका टर्निंग इफेक्ट क्या, ऐसा किसी बॉडी को पुश करने से, पुल करने से अगर वो रोटेट कर जाती है तो आप कहेंगे कि उसके अंदर टॉर्क आ रहा है। हाँ जी अश्विका, टॉर्क का फिजिकल मतलब समझ लीजिए। टॉर्क का मतलब होता है कि हम किसी भी बॉडी को पुश करें या पुल करें और ऐसा करने से अगर वो बॉडी रोटेट कर जाती है, जैसे आप डोर ओपन करते हो तो डोर ओपन करने के लिए आप उसको पुश करते हो या पुल करते हो तो डोर रोटेट करने लगता है, तो इसका मतलब आप इस पे टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, टॉर्क। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दोनों फोर्सेस अपोजिट होनी चाहिए, पैरेलल होने चाहिए और कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि हमारे फिगर में जो स्क्रीन के ऊपर फिगर बनी हुई है, उस स्क्रीन के फिगर में अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट केस में दोनों फोर्सेस कितने डिस्टेंस पर हैं, इन द फर्स्ट केस अगर आपसे पूछा जाए 15 सेंटीमीटर, और मान लें इन फोर्सेस की वैल्यू 20 न्यूटन है, जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में, तो इस 20 न्यूटन को जब उनके सेपरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 न्यूटन को मल्टीप्लाई करो उनकी सेपरेशन 15 सेंटीमीटर से, बट मीटर में कन्वर्ट करके, इसी चीज को मैथमेटिकली टॉर्क कहा गया। फिजिक्स में टॉर्क की वैल्यू इसको कहते हैं, फोर्स और कितना सेपरेशन है उन दोनों फोर्सेस के बीच में। सर इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। हाँ हाँ, इसको मैं लिखने जाता, मोमेंट भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं इसको, टॉर्क या फिर। अब फोर्स इनटू डिस्टेंस है, फोर्स इनटू डिस्टेंस है तो क्या यूनिट होगा? न्यूटन इनटू मीटर। भाई फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर। सर तो ये 3 न्यूटन मीटर के बराबर होगा, ये जो एग्जांपल है। कितना हो जाएगा? हाँ, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन। और दूसरे वाले केस में टॉर्क कितना है? सेकंड केस में टॉर्क की वैल्यू क्या बन रही है? 0। तो आप इसको 0। समझ में आया आपको ये लॉजिक? यस। अच्छा, Yes. जो एक और पॉइंट समझना, एक पॉइंट बच्चा लोग और समझिएगा इसके अंदर आज ना, टॉर्क, क्योंकि आपको टॉर्क बहुत ही डीपली समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे फिर क्या होगा, या तो फिर आपको रटना पड़ेगा टॉपिक, और अगर आप समझ जाओगे और खुद से करने, पहिया भी टॉर्क पे से घूमता है ना जैसे। जी जी, मैं पहिए तक जाने की जरूरत नहीं है, स्केल से काम चल जाता है, स्केल से आपका काम चल जाता है। देखो क्या करो आप, मैं बता रहा हूँ आपको एक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो आप अपने घर पे खुद कर सकते हो भाई, आपको दूसरी जगह कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने घर पे जाइए, स्केल है, स्केल उठाइए और चालू जाओ। इससे बढ़िया कोई लॉजिक नहीं है टॉर्क समझने का।
फर्स्ट केस में आप 0 सेंटीमीटर वाले को ऊपर पुश करो और 15 सेंटीमीटर वाले को नीचे की तरफ, ये काम करिए फर्स्ट केस में। दूसरे में पलट दीजिए, 0 वाले को डाउनवर्ड पुश करिए और 15 सेंटीमीटर वाले को ऊपर पुश करो। अब बताओ, खुद करके देखना, आप मेरी बात पे मत जाओ, मैं जो कह रहा हूँ उस पर मत जाओ, आप करके देखो क्या दोनों में ये सेम तरीके से रोटेट कर रहा है या एक में क्लॉकवाइज कर रहा है? एक में सर क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज, ऊपर में क्लॉकवाइज, नीचे में क्लॉकवाइज, एंटी पहले में क्लॉकवाइज, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। राइट, तो ये हम बोलेंगे कि फर्स्ट केस में क्लॉकवाइज टॉर्क है और दूसरे वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम होगा अगर फोर्सेस सेम लगाएंगे तो। लेकिन ये आप कैसे पता लगा सकते हो कि क्लॉकवाइज टॉर्क है या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है? तो इसका तरीका बता रहा हूं। देखो क्या करते हैं, दोनों फोर्सेस के जो एरोज है ना, जैसे ये एफ और ये एफ, तो उन दोनों की जो एरोज हैं, इन एरोज को मिला दो। ये जो इसका एरो है, अलग से ड्रॉ करके दिखा देते हैं। एक फोर्स आपका यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स आपका यहाँ लग रहा है नीचे की तरफ। तो आप एक काम करें, उनके एरोज को मिलाते जाइए। एक के एरो से चलो, दूसरे की टेल पर जाओ ऐसे, और इसकी एरो से आकर के इधर आओ। ये मोशन क्लॉकवाइज हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ है? मतलब एक के एरो से स्टार्ट हो जाओ, इस एरो से चलो, दूसरे की टेल पर जाओ, फिर वहां से होते हुए ऐसे आ जाओ क्लॉकवाइज। और आसान तरीका देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है कि एक लेफ्ट साइड एरो बन रहा और एक अप साइड एरो बन रहा। देखो, किसी एक के एरो से स्टार्ट करना है, किसी एक के एरो से चलो, स्टार्ट फ्रॉम द एरो ऑफ, यहाँ से मान लो स्टार्ट, यहाँ से कर सकते हो चाहे यहाँ से कर सकते हो, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, किसी एक एरो से स्टार्ट कर दीजिए। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद दूसरे वाले के टेल पे जाओ, फिर उसके एरो से निकल करके पहले वाले के टेल पे आ जाओ। अब बताओ, ये जो मोशन आप कर रहे हो, ऐसे चल रहे हो, ये किस टाइप का मोशन है? एंटी क्लॉकवाइज। बस यही तरीका है टॉर्क को देखने का, आसान तरीका है। यानी यहाँ पर क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। और ये आप करके देख रहे हो ना, स्केल तो सामने यूज करके देख रहे हो ना, मेरे बताने की जरूरत तो है नहीं। अपने आप कभी भी कंफ्यूजन हो तो स्केल उठाओ, भगवान ने उंगलियां दे रखी 10-10, तो एक लेफ्ट हैंड का फिंगर यूज करो, एक राइट हैंड का फिंगर यूज करो, स्केल को पुश करके देख लो कि वो क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है। आया समझ में ये चीज? यस सर। आया? अब यस देखो, सर। अब देखो, अब आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत अच्छी। मतलब मेरा पर्पस सिर्फ आपके साथ ये है, ये जो डिस्कशन मेरा चल रहा है, मेरा पर्पस ये है कि आप टॉर्क को लेकर के ना इतना हुआ मत बनाएं, आप टॉर्क लेकर के अपने आप करें। मैं आपको 2 एग्जांपल्स यहाँ पर देता हूँ और आप मेरे को आंसर देंगे कि क्या आंसर बनेगा। तो इन दोनों एग्जांपल्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट एग्जांपल में मतलब मान लीजिए जो लेफ्ट साइड का फिगर है उसमें फोर्सेस कुछ ऐसे लग रही है, यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स है और इस साइड में नीचे की तरफ फोर्स है। और सेकंड वाले केस में इधर नीचे की तरफ फोर्स है ना, और दूसरे साइड में ऊपर की तरफ फोर्स है ऐसे। फर्स्ट केस में क्लॉकवाइज टॉर्क है या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है? क्लॉकवाइज। आंखें का और बच्चा एक और चीज, टॉर्क है भी या नहीं है ये भी बताना है आपको। ऐसा भी हो सकता है कि टॉर्क ना हो, तो मैं एक तीसरी फिगर दे रहा हूँ आपको, थर्ड फिगर। मैं आपको एक थर्ड फिगर दूंगा और उसके बाद बताना। यहाँ पर एक फोर्स हमारा लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है और एक फोर्स हमारा राइट साइड डायरेक्शन में है। इसमें नहीं है कुछ। जीरो टॉर्क। ये एफ, ये एफ। आपको ये देखना है कि दोनों फोर्सेस अपोजिट होने के साथ साथ एक दूसरे से सेपरेटेड भी हों। तो पहले वाले केस में ये डिस्टेंस है इनके बीच का सेपरेशन, फोर्सेस के बीच का सेपरेशन ये है। दूसरे वाले केस में इनके बीच में सेपरेशन है, लेकिन इसमें सेपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस फोर्स को और इस फोर्स को एक्सटेंड करो, दोनों को एक्सटेंड करो, तो वो तो सेम लाइन हो गई। दोनों का एक्सटेंशन इनमें नहीं होगा। इनमें अगर आप फोर्सेस को एक्सटेंड करेंगे तो 2 अलग अलग लाइंस बनेगी। अगर आप फोर्सेस को एक्सटेंड करोगे तो आपको 2 पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी फर्स्ट फिगर में। सेकंड फिगर में भी अगर आप फोर्स को एक्सटेंड करते हो तो तुमको 2 पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी। लेकिन थर्ड फिगर में फोर्सेस को एक्सटेंड करने पर 2 पैरेलल लाइन नहीं मिल रही, तुम्हें एक ही लाइन मिल रही है। और जब एक लाइन मिलेगी तो आप कह देना कि यहां पर कोई टॉर्क नहीं है, नो टॉर्क। फर्स्ट में है, यहां पर टॉर्क है, सेकंड में है, यहां भी टॉर्क है, और किधर है? तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया। एक फोर्स के टिप पॉइंट से, मतलब टिप से चलो, आप उसकी टिप पॉइंट से पकड़ लो और चलते चले जाओ, दूसरे के टेल में जाओ और उसकी टिप से निकल करके, मतलब टिप टू टेल,
टिप टू टेल, ऐसे याद रखना, टी टू टी, टिप टू टेल, है ना, ये स्टोरी ध्यान रखना है, एक के टिप से दूसरे के टेल पे जाना है। तो आप पहले वाले में जब आप एक के टिप से चलते हो और आप घूमते घूमते दूसरे के टेल पे गए, फिर उसकी टिप से निकल के ऐसे आए, तो ये क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो इधर से देखना तो क्लॉकवाइज, उधर से एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मैं जो इधर से क्लॉकवाइज। आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, मेरा हाइलाइटर क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो आप कह देना कि इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये क्लॉकवाइज है। तो स्क्रीन के जो पीछे वो एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा। हाँ, मतलब स्क्रीन के फ्रंट साइड से क्लॉकवाइज है, तो हम तो हाँ, स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, हम फ्रंट साइड क्यों जाएंगे? हम जहां पर बैठे, हम तो अपने रिस्पेक्ट में बात करेंगे, मैं देखने वाला हूं तो मैं तो स्क्रीन के सामने से बात करूंगा। हम स्क्रीन के पीछे क्यों जाएंगे भाई, स्क्रीन के पीछे तो चिप लगी हुई है, तो चिप में आंखें थोड़ी है कि वो देख बता पाए कि भाई कैसे घूम रहे हो आप, हमारे पास आंखें हैं। सेकंड वाले में आप कह देना कि ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। अब आप मुझे ये बताओ कि आप ये पता लग, अब आप देख सकते हो टॉर्क कहाँ है कहाँ नहीं है, या अभी इसमें कंफ्यूजन है? और अगर है तो वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये सब पता लगा लोगे? यस सर। है ना? तो चलो अब बताओ, ये जो एग्जांपल हम अभी कर रहे थे इतना, इसमें टॉर्क है या नहीं है? इसमें सब सारी फोर्सेस को एक्सटेंड करो। नहीं है सर, कुछ नहीं। सारी नहीं है। फोर्सेस को एक्सटेंड करो, आपको कुछ नहीं है सर, खाली पड़ा रहेगा। इसीलिए कह रहे हैं टॉर्क नहीं आएगा इसमें। यानी कि अब मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये है कि क्या ये जरूरी है कि अगर एक लूप के अंदर करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या ये जरूरी है कि वहां टॉर्क लगे? नो नो सर। समझना है इसके क्वेश्चन जरूरी से नहीं। कि if we have a loop having some current and there is a magnetic field, is it necessary that there is a torque? Answer है no. And if it is not necessary, then what is the condition that torque will be present and what is the condition that torque will be absent? टॉर्क कब लगेगा, कब किसी नहीं? एक साइड से पैरेलल होनी चाहिए। हाँ, एक्चुअली ये कहा जाता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन, अगर आप इस लूप को अपना एक रेक्टेंगल मानो, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर नहीं हो गया? बताएं, क्या जो मैग्नेटिक फील्ड वाला एरो है, ब्लू वाला एरो, क्या ये ब्लू वाला एरो रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर नहीं कहा जाएगा? यस सर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू रेक्टेंगल, यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप। बेसिकली एक वर्ड यूज करते हैं, प्लेन ऑफ लूप। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन ऑफ लूप का मतलब क्या होता है यार? प्लेन वर्ड मतलब सरफेस, मतलब सर अगर प्लेन मतलब सरफेस, हाँ, प्लेन मतलब सरफेस, तो उसके परपेंडिकुलर है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जब हमने पिछली क्लास में डेरिवेशन कर रहे थे, ये वाला डेरिवेशन, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, फिर से आप इस फिगर को ड्रॉ करो और अब आप कंफर्म करके बताना कि क्या आंसर आएगा। प्लेन एक मैथमेटिकल टर्म है। कंडीशन फॉर टॉर्क, फोर्सेस शुड बी पैरेलल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अश्विका बच्चा देखो, एक मिनट सुनो, फोर्सेस पैरेलल और अपोजिट तो यहाँ पर भी हैं, थर्ड फिगर में जहाँ मेरा हाइलाइटर चल रहा है, यहाँ पर भी फोर्सेस अपोजिट हैं, लेकिन इसमें टॉर्क नहीं है। ये लाइन गलत है कि फोर्सेस अपोजिट और पैरेलल होने के साथ साथ सेपरेटेड होने चाहिए। मतलब कि अगर मैं फोर्सेस की लाइन को, फोर्सेस के एरो को बड़ा करूं, एक्सटेंड करूं, तो मेरे को दो पैरेलल लाइंस मिलनी चाहिए। यही मैं आपको यहां समझा रहा था कि यहां पर सेकंड में भी आप दो अपोजिट फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पर लग रहे हैं, टू अपोजिट फोर्सेस आर एट द सेम पॉइंट, कोई टॉर्क नहीं आएगा। यस, इफ टू अपोजिट फोर्सेस आर ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, देयर विल बी टॉर्क। तो फोर्सेस का अपोजिट होना सफिशिएंट नहीं है, उनका अलग अलग पॉइंट्स पर लगना भी इंपॉर्टेंट है। दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप एक ही पॉइंट पर लगा रहे हो, कोई टॉर्क नहीं मिलने वाला आपको। लगाते रहिए, बॉडी रोटेट ही नहीं करेगी। स्केल के ऊपर करके देख लो, पेन के ऊपर करके देख लो। पॉइंट समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको हमेशा कि फोर्सेस को लेकर के। तो अब मैं आपसे जो टॉर्क की बात कर रहा हूँ, एक नेक्स्ट टॉपिक था वहां पर, मैं आपसे टॉर्क की बात कर रहा हूँ कि टॉर्क कब होगा कब नहीं होगा, ये बातें कैसे पता लगाओगे आप कि टॉर्क है कि नहीं है,
ये बातें पता लगाने के लिए हम क्या करें, देखो तो एक बार इसको नहीं लेंगे यार, व्हाइट वाले को लेते हैं, व्हाइट वाला ठीक लगता है। चलिए, तो ये हम मान लो 2 लूप लेते हैं, अगल बगल करके 2 लूप ले लेते हैं ऐसे। ये 2 लूप है। पहले वाले लूप में, फर्स्ट लूप के अंदर मान लीजिए कि जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करके करंट जा रहा है, आई ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर ऐसे फ्लो कर गया, फिर ऐसे फ्लो कर गया। सेकंड में भी ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन एक फर्क है, हम मैग्नेटिक फील्ड को फर्स्ट केस में जब ड्रॉ करने जा रहे हैं तो ऐसे, मतलब ये इस साइड है, ये डायरेक्शन है, और सेकंड वाले में ये इस लूप के आर पार जा रहा है, आर पार। तो आप इसको समझना, आर पार और उसी डायरेक्शन में, मतलब ये बी है और यहाँ पर ये बी है। तो ये बी जो है वो रेक्टेंगल के आर पार है, मतलब सेंटर को क्रॉस करके जा रहा है उसके। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आर पार मतलब अक्रॉस द लूप, या इसी को आप कह सकते हो परपेंडिकुलर टू लूप। और पहला वाला आर पार नहीं जा रहा है, ये ऑन द लूप कह सकते हो। तो इसमें कब कब टॉर्क आएगा और कब टॉर्क नहीं आएगा, तो आंसर है सेकंड में, जिसमें आर पार चले जाओगे। यही मैंने यहाँ पर प्रूफ किया था, देखो यही प्रूफ किया था कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड उसके आर पार चला जाता है तो सारे फोर्सेस एक्सटेंड करके एक ही लाइन पर आ जाते हैं और इसमें टॉर्क 0 बनता है आपका, यानी यहाँ पर कोई टॉर्क नहीं आएगा। फर्स्ट केस में कोई टॉर्क, सेकंड वाले केस में आपसे पूछा जाए तो सेकंड केस में आप कह सकते हो कि टॉर्क 0 है, लेकिन फर्स्ट केस में टॉर्क नॉन जीरो आएगा। और हमने यही डेरिवेशन की थी, आप फर्स्ट डायग्राम को देखो तो पिछली बार यही डेरिवेशन की थी हम लोगों ने। आप ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ली गई है, नोटिस करो इसके अंदर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे नहीं ली गई है, मतलब इसकी आरएस वाले साइड के पैरेलल। तो आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी 2 साइड के पैरेलल है तो टॉर्क आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं अगर नाम दे दूं यहाँ पर, मैं नाम दे दूं यहाँ पर PQRS, तो फर्स्ट वाले फिगर में आप बताना, पहला वाला जो फिगर है, फिगर नंबर 1, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन सी साइड के पैरेलल है, आप बताओ किन साइड्स के पैरेलल देख रहे हो आप उसको। SR और PQ। SR and PQ। अच्छा, अब दूसरे वाले में बताओ, फिगर 2 में किसके पैरेलल हो आप, अगर आप रेक्टेंगल के पैरेलल नहीं, रेक्टेंगल के आर पार हो सर तो किसी के पैरेलल नहीं, किसी के भी, परपेंडिकुलर है सर। सबके परपेंडिकुलर है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चारों साइड के परपेंडिकुलर हो जाएगी, चारों साइड्स के परपेंडिकुलर, तो आप कहेंगे टॉर्क 0 लग रहा है इसके अंदर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी 2 साइड के पैरेलल काम कर रही है, किसी भी 2 साइड के पैरेलल, तो आप कहोगे टॉर्क होगा इसके अंदर। और जहां पर टॉर्क होगा तब उसका वैल्यू होगा NIA मल्टीप्लाइड बाय B, NIA मल्टीप्लाइड बाय B। आई बात समझ में, ये बताइए आप लोग, आई बात समझ में, यस क्लियर हो जाएगा। कब टॉर्क होना है और कब टॉर्क नहीं होना है, इसको क्लियर कर लेना कि कोई ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास लूप है, उस लूप में करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि फोर्स टॉर्क आ ही जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, किस तरफ है, वो क्या डायरेक्शन है, उसके हिसाब से उस पर टॉर्क बनता है। दैट मीन्स ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको B से डिनोट कर देना, डायरेक्शन ऑफ B, a loop carrying current may feel some torque, experience some torque, may है, must नहीं है, may feel some torque depending on the B, कंपल्सरी नहीं है। मैं आपको एक और डायग्राम दूंगा, अब मुझे आप बताना, फाइनल आंसर बच्चा है अब की बार मैंने ऐसे बनाया है, इस तरीके से ये लूप बनाया है। अगर आप अपनी बुक्स को देखना यार, मोटर के डायग्राम, जनरेटर के डायग्राम ऐसे ही बने मिलेंगे तुम्हें, ऐसे ही अलग अलग तरीके से लूप बना के दिखाए जाते हैं वहां पर, और आपको कहा जाता है कि यहाँ पर टॉर्क लग रहा है, यहाँ पर नहीं लग रहा है। ये हमें समझ ही नहीं आता कि यार क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, मान लो इस तरीके से है। और दूसरी जगह पर आप ऐसे मान लीजिए, सेकंड प्लेस पर आप कुछ ऐसे ही, सेम कॉपी है, सेम कॉपी करेंगे ऐसे करके,
मतलब ये वर्टिकल साइड पर है, ये पूरा वर्टिकल साइड है और इसके अंदर भी करंट का डायरेक्शन आपको ऐसे दिया जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट से मान लीजिए। और हमने यहाँ पर भी करंट को आई डिनोट किया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट केस में ऐसे जा रहा है। अब आप आर पार को बेटर तरीके से समझ पाओगे, मतलब ये इसके आर पार निकल गया। और सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है। तो कहाँ पर टॉर्क बनेगा और कहाँ पर टॉर्क नहीं बनेगा, और ये सब बताना है आपको। फर्स्ट वाले में हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आर पार होगा ना, आर पार परपेंडिकुलर हो गए आप इसके। मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसको अगर आप पूरा लूप बनाओ तो इस लूप को आप सेंटर से क्रॉस करके आर पार निकल गए। सेकंड वाले में ऐसा नहीं हो रहा, इसमें टॉर्क होगा, यानी यहाँ पर टॉर्क नॉन जीरो होगा। अब क्वेश्चन उठता है कितना होगा ये टॉर्क, कितना होगा ये। तो इसके लिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मान लो इसकी ये जो डायमेंशंस है, सपोज करो ये 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है मान लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपको दी जाती है 5 टेस्ला है कुछ, और इसके अंदर मान लेते हैं कि 50 टर्न्स हैं, इस लूप में 50 टर्न है। तो अब आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे कैसे, फॉर्मूले से, NIAB से, फॉर्मूला ये है। तो N मतलब नंबर ऑफ टर्न 50, I मतलब करंट, मान लेते हैं करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो फिर आप करंट की जगह रख दोगे 2, 10 न्यूटन मीटर। हाँ एरिया, अब रेक्टेंगल है तो एरिया आप 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दीजिए, 200, लेकिन वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो कन्वर्जन करना ना भूलना, 10⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट करके। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 5 टेस्ला। कितना हो जाएगा आंसर बच्चा, पूरा आंसर, ये 2 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो और -4, तो 3 जीरो चले गए, और 2 × 2 4 और 5 × 5 25, 25 × 4 100, 10 आ जाएगा पूरा आंसर, 10 है न्यूटन मीटर। अब क्वेश्चन उठता है कि ये टॉर्क किधर लगेगा, मतलब ये बॉडी कैसे घूमेगी, ये क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर ना ये वाला, इसका आंसर आपको ये देगा। फिर से इसको फिर से एक बार हम कॉपी करके आपके सामने बार बार रखते हैं। आप इसको, मैं तो बार बार कॉपी कर ले रहा हूँ, डिजिटल स्क्रीन है तो मैं बार बार कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन आप कॉपी नहीं कर सकते बार बार, तो आपको समझना होगा, इसको याद करना होगा। वाली साइड हमारी 10 सेंटीमीटर वाली क्लॉकवाइज। हाँ, तो आप बताओ, ये जो अक्सर नाम दे देते ना यार, कुछ किसी को बदनाम क्यों करना, PQ RS, ये बताओ PQ पर फोर्स किधर लगेगा, PQ पर सर लेफ्ट साइड, ये रखो आप लगेगा थंब को करंट की तरफ, यानी कि थंब ऊपर रखो, थंब को P से Q, यानी थंब ऊपर की तरफ, और आपके चारों फिंगर्स अंदर की तरफ। मतलब अगर आप लैपटॉप पर देख रहे हो तो आपका थंब रखो कमरे की छत की तरफ और फिंगर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। अगर आप लैपटॉप पर कर रहे हो, थंब कमरे की छत की तरफ और चारों उंगलियां लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ रखो। और बताओ आपका राइट हैंड पाम लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जा रहा है या राइट साइड डायरेक्शन में जा रहा है, उससे आपको मालूम चल जाएगा फोर्स किधर लग रहा है। इसमें RS पे राइट है, किधर लग रहा है ये, इस पे PQ पे लेफ्ट है, RS पे राइट है, लेफ्ट, PQ पे लेफ्ट। तो PQ पर लेफ्ट है, यानी ये डायरेक्शन है फोर्स ऑन PQ का, और RS पर राइट है, ये डायरेक्शन है फोर्स ऑन RS का। तो ये दो फोर्सेस अपोजिट हैं लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर है ना, सेपरेटेड है ये, इसीलिए टॉर्क बन रहा है। और टॉर्क कैसा बनेगा, तो उसके लिए टिप टू टेल कंसेप्ट, टिप टू टेल, RS वाले की टिप से चलो और PQ वाले के टेल में घुसो ऐसे, और PQ वाले के टेल से RS वाले की टेल में चले, PQ वाले के टिप से RS वाले के टेल में। अब बताओ ये मोशन किस तरीके से किया जाएगा, अगर इसके क्लॉकवाइज, तो आप कहेंगे ये क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क है, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा। अब बात समझ में आई तुम्हें, यस सर, कंसेप्ट समझ में आ गया इसका कि टॉर्क कैसे लगता है, कैसे चेक करते हैं कि क्लॉकवाइज होगा। हाँ, इस ठीक है बच्चा, लो बोलो, डन करो यार इसको जल्दी से। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये इस तरीके से आप टॉर्क का कंसेप्ट यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ना किसी एंगल पर भी हो सकता है,
तो वो हालांकि क्लास 12th का पोर्शन आ जाता है मेरा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये टॉर्क का रिजल्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझ लें। हाँ, एक पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा रेक्टेंगल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो वो रेक्टेंगल में ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि लूप मे बी सर्कुलर, दैट मीन द लूप मे बी नॉन रेक्टेंगल एंड स्टिल वी हैव सेम फॉर्मूला। नॉन रेक्टेंगल में भी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो और बाय द सेम फॉर्मूला। क्या मतलब है इसका? देखो, जैसे मान लो आपके पास सर्कुलर लूप भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर लूप हो हमेशा। आपके पास हो सकता है कि सर्कुलर लूप हो, फॉर एग्जांपल ये है मान लीजिए। तो अगर हमारे पास सर्कुलर लूप है और उसमें भी करंट फ्लो कर रहा है तो भी आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे करना है बता रहा हूं आपको। मान लीजिए फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड सर्किल की डायमीटर के अलोंग है और सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के आर पार जा रहा है। ये दो केसेस है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग डायमीटर, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग आर पार उसके। और सर्किल का अपना एक रेडियस है, सपोज दैट 5 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, सेकंड में भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 टेस्ला है और यहाँ पर भी 10 टेस्ला है, और आपसे कहा जाए कि इसके अंदर 100 टर्न्स हैं और दूसरे में भी 100 टर्न्स हैं। तो अब किसके अंदर टॉर्क आएगा और किसके अंदर टॉर्क नहीं आएगा, और आएगा तो कितना आएगा, ये सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो, तो जिसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आर पार चली जाए, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो सर्किल हो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को आर पार कर रहे हो, उस लूप के आर पार, मतलब लूप के एक साइड से दूसरे साइड मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, फ्रंट साइड से बैक साइड जा रहे हो आप किसी भी केस में, तो आंसर क्या बोलोगे इसका? 0। प्रवीण, हाँ ठीक है। सेकंड केस में टॉर्क की वैल्यू 0 है बिना देखें। अब आप फर्स्ट केस में बताओ। तो फर्स्ट केस में फॉर्मूला लगाएंगे NIAB। अब आप क्या करेंगे, n को रखेंगे 100, करंट की वैल्यू इसमें देनी पड़ेगी। मान लेते हैं करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है, तो 4, एरिया सर्किल का यूज कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर वाला, तो पाई, और रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर 25, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴, और मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला। इतना आंसर आपका न्यूटन मीटर में आ जाएगा टॉर्क की वैल्यू। ठीक है बच्चा, इसको कैलकुलेट कर लेना। अब क्वेश्चन होता है कि टॉर्क किस तरीके से आएगा, किधर की तरफ आएगा। इसके लिए फिर एक बार वापस इसी रूल को फॉलो करना है, फिर से सेम रूल फॉलो करना है आपको। मतलब यही रूल बार बार फॉलो करते रहिए, कभी नहीं प्रॉब्लम आएगी आपको। ये राइट हैंड वाला जो रूल है ना, इसको फॉलो करते रहिए। क्लॉकवाइज देखो बता रहे कैसे होगा। इस रूल को फिर से एक बार फॉलो करेंगे यार, यहाँ पर एक बार फिर से इसको दिखाते हैं आपको। तो क्या करो, इसका जो टॉप पॉइंट है, मतलब यहाँ पर ये 4 एम्पियर की डायरेक्शन राइट साइड होगी, इस तरफ होगी 4 एम्पियर। एंटी क्लॉकवाइज देख लो, बता रहे हैं आपको, यहाँ 4 एम्पियर ऐसे आया। तो आप इस पॉइंट T, जिसको मैं टॉप पॉइंट कह रहा हूँ, टॉप पॉइंट पर देखो, टॉप पॉइंट पर करंट राइट साइड है, तो अपना थंब करंट की तरफ होता है, तो आप अपना थंब को रखो राइट साइड, मतलब थंब इस तरफ रखिए राइट करंट की तरफ। ठीक है, और टॉप पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, टॉप पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है। 0 फोर्स। तो हाँ, यहाँ 0 हो गया, टॉप पॉइंट पर 0 हो गया। ऐसे ही बॉटम पॉइंट पर फोर्स देखोगे तो बॉटम पॉइंट पर 0 होगा। लेकिन लेफ्ट साइड देखो, यहाँ लेफ्ट वाली साइड पर, जिसको L लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड पर करंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ के अंदर नहीं, ऊपर की तरफ है ऐसे, ये एरो जो बना पेज के अंदर हो। हाँ, तो ये ऐसे जा रहा करंट, यानी कि आप अपना थंब ऐसे रखेंगे, तो अब आप अपना थंब को ऐसे रखो और फिंगर मैग्नेटिक फील्ड यानी राइट साइड, थंब ऐसे और फिंगर ऐसे। अब बताओ आपका राइट हैंड पाम किधर होगा? मतलब आप अपने थंब और फिंगर, अपने थंब और फिंगर को लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर रखो, अपना हाथ लैपटॉप की स्क्रीन पे रखो, थंब स्क्रीन में ऊपर की तरफ और फिंगर स्क्रीन के राइट साइड की तरफ, तो आपका राइट हैंड पाम स्क्रीन के अंदर की तरफ चला जाएगा। यस सर, स्क्रीन के अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड पर फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा, अंदर, तो राइट साइड पर फोर्स बाहर की तरफ काम करेगा। यानी जो लेफ्ट साइड है वो स्क्रीन के अंदर की तरफ पुश किया जाएगा, लेफ्ट साइड वाला पॉइंट स्क्रीन के अंदर पुश किया जाएगा, और राइट साइड वाला पॉइंट स्क्रीन के बाहर की तरफ पुश किया जाए, पुल किया जाएगा। ऐसे में बताओ ये किस तरीके से रोटेट करेगा? अगर आप लेफ्ट साइड को अंदर पुश करो और राइट साइड को बाहर खींचो, इमेजिन करो कि लैपटॉप की स्क्रीन की लेफ्ट साइड को आप अंदर की तरफ पुश करते हो
और राइट साइड को बाहर की तरफ पुल करो, तो ये चीज कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज घूमेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। स्पिन कर रहा है सर एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, और फिर या तो आपको जो तरीका बताया वो देख लो, ये फोर्सेस लग रहे हैं, या तो वो तरीका बताओ। टिप टू टेल चलो, एक फोर्स की टिप से दूसरे की टेल पे जाओ और दूसरे की टिप से पहले के टेल पे आओ। ये मोशन किस तरीके से होगा बताओ आप? ये किस टाइप का मोशन हुआ अगर एक के टिप से दूसरे की टेल पर गए और दूसरे की टिप से पहले की टेल पर गए? तो क्लॉकवाइज, यानी ये क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज। यानी फर्स्ट केस में क्लॉकवाइज टॉर्क है। समझ गए पॉइंट? कि ये जो टॉर्क का फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो ना, वो सिर्फ रेक्टेंगल के लिए नहीं है। ये रेक्टेंगल के अलावा अगर सर्कुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, स्क्वायर लूप है, ट्रायंगुलर लूप है, पेंटागन है, हेक्सागन है, किसी भी ज्योमेट्रिकल लूप है, बस आपको एरिया निकालना आना चाहिए। आपको ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया कैलकुलेट करना मैथ में आना चाहिए। और हम लोग इसके बियॉन्ड आपको इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि क्लास 10th तक के मैथमेटिक्स में, क्लास 10 तक जितना आपने पढ़ रखा है उसमें आपको मेरे ख्याल से एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताया जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना जानते हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हो, एरिया ऑफ सर्कल जानते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि हेक्सागन का एरिया कैलकुलेट कर दीजिए मुझे, पेंटागन का एरिया कैलकुलेट कर दो, ऑक्टागन का एरिया कैलकुलेट करो, तो मेरे ख्याल से आपके पास कोई फॉर्मूला ही नहीं होगा इसको कैलकुलेट करने का। है किसी के पास आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो हेक्सागन का फॉर्मूला जानता हो कि एरिया कैसे, रेगुलर हेक्सागन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, रेगुलर पेंटागन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? अगर किसी भी ज्योमेट्री ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल सकते सर वैसे हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं मतलब जैसे सर्किल का तो आप डायरेक्ट यूज करते हो पाई आर स्क्वायर, पहले से पता है आपको। रेक्टेंगल का एल इंटू बी, मतलब क्लास 6th क्लास में बता दिया था कि रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेक्टेंगल और सर्किल पर इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे हैं अभी, तो अभी बहुत ज्यादा जानते ही नहीं है। जिस दिन आप हेक्सागन जान जाओगे आपके सामने हेक्सागन का भी आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला यही लगाना है, NIAB, सेम फॉर्मूला रखना है आपको, बस कैपिटल ए मतलब जो एरिया है वो फिगर के हिसाब से होता है, जैसा फिगर वैसा एरिया। आ गया पॉइंट समझ में आपको? यस सर। और कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, पागल तो हैं जेई वाले, मतलब आप मानते हो आप, तो कभी कभी क्या होता है वो कुछ इस टाइप की हरकतें भी करने लगते हैं, मतलब वो अजीबोगरीब हरकत करते हैं कभी कभी। वो क्या कहते हैं कि भाई ये 3 साइड स्ट्रेट बना दी और चौथे साइड को फुटबॉल ग्राउंड का डी बना दिया, हाफ डी मतलब हाफ सर्कल। तो वो कुछ नहीं है, राइट बच्चा। ये कि अगर ये बी कह दें और ये एल है मान लो, फिर ये बी है और ये हाफ सर्किल है, इसका डायमीटर यहाँ पर है, तो कुछ नहीं करना आप। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई चीज आ गई आपके सामने, करंट आ रेडियस गया L/2 है, उसका रेडियस L/2 है और मान लो, हाँ बस इतना ही करना। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दिया जा रहा है आपको, ऊपर की तरफ, आर पार नहीं होना चाहिए, बस आर पार हो गया तो आंसर 0 हो जाएगा। तो और मान लो इसमें एन टर्न है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, इसमें एरिया ही तो मुझे निकालना है। आपको एरिया निकालना आता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, टॉर्क बराबर नंबर ऑफ टर्न एन, करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके निकाल लो, एक रेक्टेंगल बन गया L इंटू बी प्लस एक हाफ सर्किल बन गया यहाँ पर, तो 1/2 इंटू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। अब आर कितना हो जाएगा यहाँ पर, L/2। तो इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका एप्टीट्यूड चेक कर लेते हैं वो, कि आपके पास ब्रेन है भी कि नहीं है, और है तो वो यूज्ड ब्रेन है या अनयूज्ड ब्रेन है, दोनों चीजें चेक हो जाती है। तो ये कंसेप्ट लगा दीजिए, इसके अंदर फॉर्मूला आ जाएगा आपका आंसर, सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ जाएगा। और रही बात ये कि डायरेक्शन क्या होगा, तो एक काम करो, जो बी वाली साइड है, आप बी वाली साइड पर फोकस करें, बी वाली साइड के ऊपर। मैं इसको बी वाली साइड घूमेंगी, वही घूमेंगी। हाँ, तो बी वाली साइड पर फोकस करो, बी वाली साइड पर, यहाँ पर करंट राइट साइड, तो आप थंब को रखो इधर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है तो फिंगर रखो ऊपर, सामने तरफ गिरेगी मतलब। तो आप देख लो, अगर थंब और फिंगर ऐसे रखते हो तो आपका राइट हैंड पाम जो होगा वो आपकी तरफ आ जाएगा, आपके आई की तरफ, आपके आई की तरफ, यानी ये बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा इसमें, और इसमें बाहर लगेगा तो उसके नीचे वाले साइड में अंदर लगेगा। और अगर ऐसे फोर्सेस लगेंगे तो इसकी टिप से दूसरे के टेल में गए और उसकी टिप से इसके टेल में आए, और इस मोशन को एनालाइज किया कि इसके टिप पॉइंट से टेल पर और इसके ऐसे
तो ये किस टाइप का मोशन हो रहा है यार? सर एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यही स्टेप फॉलो करना है तुमको। टॉर्क को लेकर के अब कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है भाई, आपको प्रॉब्लम हो रही कि नहीं हो रही, बट मेरे हिसाब से इतना पढ़ने के बाद टॉर्क को कैलकुलेट करना, टॉर्क की डायरेक्शन देखना, फोर्सेस की डायरेक्शन देखना, आई मीन इन सब के अंदर अब क्लैरिटी हो जानी चाहिए तुम्हें। तो आप बता दो अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो फिर देखा जाए इसको। आई मीन और पोस्ट की एग्जांपल है, बट मेरे हिसाब से सफिशिएंट एग्जांपल मैंने लिए हैं इन सब डायरेक्शंस को दिखाने के लिए। तो आप लोग यस और नो कर दो ये सब एग्जांपल्स के थ्रू। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो कुछ और देखा जाए, अदरवाइज मेरे ख्याल से अब इसमें समझ आ गया होगा। सर समझ गए। मतलब आप फोर्स, टॉर्क, डायरेक्शन कैसे घूमेगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके स्कूल लेवल पर, कॉम्पिटिटिव लेवल पर और जैसे भी आएंगे तो आप इसका आंसर अब दे दीजिएगा भाई। और ये फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स का रिजल्ट, इसको ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला जो है, और इसके पहले का जो लेक्चर था। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक हमारा मैग्नेटिज्म का एक यूनिट अब खत्म हो चुका है। अगला यूनिट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म का, नेक्स्ट यूनिट जब स्टार्ट होगी अब एक और लेक्चर में, तो वो ये होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होना है। एंड इसके बाद एक लॉ है जिसको हम कहते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के अंदर हम लोग जनरेटर्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे की जाती है, ये फैराडेज लॉ में देखा जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। मतलब 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर आपका ये यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना है। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। यस सर। अश्विका, यस आप सही बोल रहे हो। हाँ ठीक है। फ्लक्स क्या होता है?